नमस्कार। मेरा नाम है ऋचा और मैं हूँ शक्ति। कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया की खबरें भी बखूबी फरमाता है। रेडियो हमेशा हर पल साथ निभाता है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों का। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, कहते हैं ना कि विज्ञान के आविष्कारों ने हमेशा से हम मनुष्य को आश्चर्यचकित किया है, या यूँ कह सकते हैं कि हर असंभव को संभव बनाया है। लेकिन एक ऐसा आविष्कार जो कई दशकों से हमारे बीच कभी मनोरंजन तो कभी सूचना के साधन के रूप में हमारे बीच मौजूद है, जिसने पहाड़ों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर दुर्लभ स्थानों पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ विज्ञान के अद्भुत आविष्कार रेडियो की, जो आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बदलते समय के साथ मनोरंजन व सूचना के साधनों में कई बदलाव आए हैं, लेकिन रेडियो सुनने का सिलसिला आज भी बरकरार है। आज भी हमारे देश के कई घरों की सुबह की शुरुआत आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कई कार्यक्रमों से होती है। और जैसा कि अगर बात करें तो के दौरान कार में भी लोग रेडियो सुनना बेहद ही पसंद करते हैं। क्यों ऋचा, क्या कुछ तुम कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा शक्ति कि रेडियो से ना हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी रहती है। आज भी अगर आप कुछ भी कर लें, लेकिन रेडियो आपके दिनचर्या में शामिल रहता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे रेडियो से जुड़ी यादों की, इसलिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें। और कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसलिए आप लोग एकदम हमारे साथ बैठे रहें। और जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अनमोल वचन की बात करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरी है जब हम दिन की शुरुआत करें तो अच्छे विचारों से करें, नेक विचारों से करें, ताकि हमारा दिन बहुत बेहतर हो सके। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे आज का अनमोल वचन क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हमारे आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में एक नहीं बल्कि दो विशेष अतिथि मौजूद है, जिनकी उपस्थिति न सिर्फ आज के कार्यक्रम को मनोरंजन से परिपूर्ण करेंगे बल्कि जानकारियों से लबरेज भी बनाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथियों का। हमारे बीच मौजूद है पटना आकाशवाणी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल वेद प्रकाश जी। साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है बिहार संगीत कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद जी। नमस्कार। इसी के साथ दर्शकों आपको बता दूं कि शंकर सर एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार और गज़ल गायक भी हैं। सर, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। और हम लोगों का भी, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हृदय से और आप लोगों के प्रति की बहुत सुंदर आयोजन है आज का। जी सर, जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि आज पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वे सर, ऐसे में सबसे पहले आपसे चाहूँगी कि आज के दिवस की महत्ता से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। देखिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हम लोग मना रहे हैं। ये मनाने का एक जो सबसे बड़ा कारण है कि आज के दिन 1927 में जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत विधिवत हुई थी हमारे देश में। मैं विधिवत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि इसके पहले भी प्रसारण कुछ लोगों ने, व्यक्तियों द्वारा या कुछ संस्थाओं द्वारा शुरू हुई थी। 1923 और 24 के बीच में बॉम्बे क्लब के द्वारा जो है बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता में ये प्रयास किया गया, लेकिन कुछ कारणों से वो आगे सफल नहीं हो पाया। 1927 में विधिवत जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की, और बाद में उस कंपनी को भी कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ आने लगी, तो इसको जो है सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और उसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। उसके बाद ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से चलता रहा, और स्वतंत्रता के बाद इसको आकाशवाणी नाम जो है आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये नाम दिया था, और अब ये आकाशवाणी के नाम से जो है प्रचलित है। और रेडियो की जो लोक सेवा प्रसारण का जो हमारे देश में काम है वो आकाशवाणी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो प्रसारण की शुरुआत है, इसको आप देखिए तो हमारे समाज में अगर हम सोचें कि इसके पहले क्या स्थिति रही होगी, कि आपको किसी कलाकार को सुनने के लिए, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए वहाँ होना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप जो है घर बैठे आपके पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, किसी भी कलाकार को सुनने की सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो है कलाकार और श्रोता के बीच की दूरी को इस प्रसारण ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। बिल्कुल। हमारे साथ शंकर सर मौजूद हैं और आप गायक भी हैं, और आकाशवाणी का आपसे संबंध बहुत ही गहरा रहा होगा। जैसा कि सर ने अभी कहा है कि
एक माध्यम रहा है हमेशा से आकाशवाणी, तो आपके जीवन में कितना प्रभावशाली रहा? सबसे पहले तो मैं आज के दिन अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन कर लूँ। डीडी बिहार से दर्शकों आपका बहुत बहुत स्नेह है, आपका बहुत बहुत प्यार है, और जिस तरह की दुआएं आपकी मिली हैं तो डीडी बिहार हमेशा फल फूल रहा है, अच्छी शुरुआत हुई है और अच्छी ज़िंदगी चल रही है। आकाशवाणी से मेरा रिश्ता है, लेकिन आज के दिन को वेद प्रकाश जी मैं चाहता हूं कि यादगार बना दूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं संगीतकार भी हूं, आकाशवाणी का गायक भी हूं, और आज के दिन मैंने आप सभी दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए जो प्रवासी भारतीय, उनके लिए एक छोटा सा गीत चुना है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा, और इसी गीत से मैं कंपोज़र बना था और ये लिखा हुआ मेरा है, और इसमें संपूर्ण भारतवर्ष की छवि आपको दिखलाई पड़ेगी। तो देखिए, पहले देश है तब दुनिया है, इसलिए मैं इसको देवता मानता हूँ। देश जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये देखिए कैसा मुखड़ा बना है। देवता सा देश है यह, वंदना के गीत गाओ, देवता सा देश है यह, वंदना के गीत गाओ, देवता सा देश है यह। इसे गंगा ने छुआ है, सिंधु चरणामृत हुआ है। इसे गंगा ने छुआ है, सिंधु चरणामृत हुआ है, देवता का देश है यह। अर्चना के गीत गाओ, देवता सा देश है यह। अब इसे गंगा ने छुआ है, सिंधु चरणामृत हुआ है। जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है, गंगा हमारी माँ है, और सिंधु तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ मेरा देश है, तो वो पखारता है तो चरणामृत हो जाता है। यही हमारी आकाशवाणी की जो सभ्यता संस्कृति है, जो रस्मों रिवाज है, यही है कि हर व्यक्ति यहाँ का देवता है, हर रस्मों रिवाज यहाँ हमारा अपना है, हर धर्म हमारा अपना है, हर संप्रदाय मेरा अपना, जिसे उर्दू में कौमी एक ज़हती कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव। सबको मिलाकर जो भारतवर्ष की संस्कृति बनती है, आकाशवाणी के माध्यम से भी यह सुनेंगे, वो सतरंगी है, विभिन्न तरह के रंग है, विभिन्न तरह की पोशाक है। अगर आप राजस्थान में जाओ, धूसर जमीन है, लेकिन उतनी रंगीन पोशाक कोई नहीं पहनता। अगर केरल में जाओ तो वहाँ हरितिमा है, लेकिन सभी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ये जो विविधता है, उस विविधता के अंतर जो एकता है भारतवर्ष की समृद्धि का, वो इसकी पहचान है, और इसकी पहचान को पूरी तरह पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने का काम आकाशवाणी का है। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही लोगो है हमारा, यही उद्देश्य है। सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए ये आकाशवाणी है। तो मैंने जब लगभग 1966 में आकाशवाणी पटना को हमारा पदार्पण हुआ, जब भी मैं आकाशवाणी पटना में जाता हूँ, वेद प्रकाश जी बैठे हुए हैं, हमारे उपनिदेशक हैं, महानिदेशक हैं हमारे केंद्र के, तो मैं उस मिट्टी को अपने सर पर पहले लगाता हूँ। मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली नौकरी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन मोहल्ला वाले कहते हैं कि कौन, वो रेडियो वाला शंकर। तो एक मेरा नाम ही है रेडियो वाला शंकर। मैं प्रोफेसर भी रहा, अध्यक्ष, बहुत तरह, लेकिन लोगों ने मुझे रेडियो वाला शंकर कहा, तो मैं रेडियो वाला शंकर हूँ। और जब मैंने ये वहाँ का उद्घोषक के रूप में, जैसे आप एंकर हैं, उसके रूप में मैंने वहाँ प्रवेश किया था, और एक लंबी यात्रा हमारी ज़िंदगी की रही है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी एक बात आपको बता दूं, जो 23 जुलाई 1927 की जो चर्चा है, वहाँ से लेकर आज तक की यात्रा लगभग 96 वर्षों की पूरी हो गई है। बस हम शताब्दी समारोह में आने वाले हैं, आप लोग भी उसी तरह से आएंगे, हमारे वेद प्रकाश जी दिखलाई पड़ेंगे।
यानी 100 वर्ष की, लगभग 100 वर्ष की यात्रा में कितने चरण, कितने सोपान, कितनी सीढ़ियाँ, कितनी बातें हुई होंगी। बेगम अख्तर हमारे आकाशवाणी में आकर के, उनको मैंने सुना है अपनी नज़रों से। यहाँ पर अनूप जलोटा, पंकज उदास, जब मैं कार्यक्रम अधिशासी था तो अनूप जलोटा को आमंत्रित किया था। एक पूरा एल्बम है 96 वर्षों का कि 1948 26 जनवरी को आकाशवाणी की स्थापना हुई, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों। उस समय विंध्यवासिनी देवी ने गाया था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आरा में भोजपुर के रहने वाले डुमरांव के, और उनकी गली बंधन पटवा रोड और मेरी गली चारमोटिया इनार, दोनों की गली में केवल 2 मिनट का फर्क है। तो मैंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को, बिहारी जी का मंदिर है, राजाओं का वो शहर है, तो वहाँ पर लुंगी बांधे, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए जा कर के बिहारी जी के मंदिर में बैठते थे। मैं छोटा सा बच्चा उनके पास बैठता था, भैरवी सुनाते थे, मालकोस सुनाते थे। ये है जीवन। तो रेडियो की शुरुआत, और उन्हीं बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, आपको बता दूं, वेद प्रकाश जी बैठे हैं, आपको बताएंगे, संपूर्ण उत्तर भारत के आकाशवाणी केंद्र जो खुलते हैं उनकी शहनाई से। दक्षिण भारत में नागास्वरम से, पूर्व को मुझे पता नहीं, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारतवर्ष के सारे केंद्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से। और वो बड़ा सा डिस्क में बजाता था, वो 33 आरपीएम का, वो ये का लोहे का बना हुआ डिस्क होता था, हम लोग उसको बजाते थे 33 आरपीएम पर। उसमें राग ललित, राग भैरवी, बिलास खानी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, सभी सवेरे के राग है। क्या बात है, इतिहास कितना सुखद अनुभव हम लोग के लिए भी रह रहा है कि हम लोग उस दौड़ को ऐसा लग रहा है देख रहे हैं आपके माध्यम से, महसूस कर रहे, अनुभव कर रहे उस चीज़ को। जी, वेद प्रकाश से, जैसा कि सर ने भी बताया, शंकर सर ने जी भी बताया कि आकाशवाणी का लोगो है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस आदर्श के साथ आकाशवाणी ने एक लंबा सफ़र तय किया है। आपने भी बखूबी सफ़र में आकाशवाणी का साथ दिया है और देते भी आ रहे हैं। चाहूँगी इस अनुभव को साझा करें। आकाशवाणी में मेरे लगभग 34 साल हो गए, और मैं वहीं से शुरू करूंगा बात जहां शंकर जी ने कही, विविधता में एकता। और जो हमारे देश में जिस तरह से बोलियां, भाषाएं अलग अलग हम लोग बोलते हैं, मैं कुछ डाटा मैं अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको भी और उनको भी ये अंदाज होगा कि आकाशवाणी ने 96 वर्षों में यात्रा कितनी की है। अभी हमारे 500 के आसपास ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है आकाशवाणी के, और 23 भाषाओं में और करीब 150 बोलियों में कार्यक्रम बनते हैं। ऐसी भी बहुत सी बोलियां हैं जिनकी आम तौर पे लोगों को जानकारी भी नहीं है, उनमें भी आकाशवाणी कार्यक्रम बनाता है। और हमारे 700 से ज़्यादा ट्रांसमीटर है, और पॉपुलेशन और एरिया वाइज मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 91% एरिया और 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन को आकाशवाणी कवर करता है। मतलब आप मान सकते हैं कि देश का हर आदमी जो है वो आकाशवाणी के कवरेज में आता है। अब उसके बाद जो है, अब इतनी विविधताओं को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, और लोग भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। आकाशवाणी में 10,000 से ज़्यादा कर्मी अभी कार्यरत हैं इस समय, और शायद ही कोई बोली या भाषा हमारे देश में बोली जाती होगी जिसमें आकाशवाणी कार्यक्रम नहीं करता है। उसके बाद समाचार हमारा एक बहुत बड़ा बहुत पॉपुलर कार्यक्रम जो होता है। समाचार के लिए हमारे 40 से ज़्यादा सेंटर हैं, और हर जिले में हमारे अपने संवाददाता रहते हैं। इसीलिए लोग आकाशवाणी के खबरों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है क्या कि हम किसी तीसरे पक्ष की सूचना को बिना पुष्ट किए हुए प्रसारित नहीं करते। पुष्ट करने का हमारा 2 तरीका है, या तो वहाँ के प्रशासन से करेंगे, या हमारा संवाददाता जो वहाँ स्थानीय है वो जाकर करेगा। इसीलिए लोगों को जब ये कंफर्म होना होता है कि कोई समाचार सही है या गलत है, तो वो आकाशवाणी को सुनते हैं कि आकाशवाणी पे अगर बोला जा रहा है इसका मतलब ये सही होगा। तो इतनी विविधताएं और इतना बड़ा नेटवर्क हमारा हुआ, और आज भी हम उसको जो है बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वहीं पे रुका हुआ है। हर दिन जो है ट्रांसमीटर नए नए प्रोग्राम किए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, और ये दिनों दिन चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी नई तकनीक आ रही है वो भी हम लोगों तक जो है उसके द्वारा भी पहुँचे। DTH पे भी आकाशवाणी के 40 से ज़्यादा चैनल अभी चल रहे हैं, और एक ऐप हमारा है, आपको पता होगा, न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर 200 से ज़्यादा रेडियो स्टेशन अवेलेबल हैं हमारे। तो विस्तार के रूप में हमने जो यात्रा अभी तक की है,
वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और हर दर्शक तक हमारा पहुंचने का जो है पूरा प्रयास है। अगर बात करें सांस्कृतिक महत्व को मद्देनजर रखते हुए, तो ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिससे अभी के समय में आकाशवाणी से जोड़ने की आवश्यकता है? जी, आपकी बातों को मैं समझ गया। दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो जो भी हमारे देश की जो संस्कृति है, रस्म रिवाज है, उससे संबंधित, फिर क्षेत्रीयता की ही बात है, उसकी ही बात, और फिर उस स्ट्रक्चर, उस संरचना की बात, जिससे आकाशवाणी का की जो संरचना तैयार हुई है, उस संरचना में क्या क्या है। पहला है संगीत, दूसरा है नाटक, तीसरा है क्षेत्र की भाषाओं में, बोलियों, मैथिली, अंगिका, बज्जिका में कार्यक्रम, फिर बच्चों के लिए, फिर महिलाओं के लिए, फिर बुजुर्गों के लिए, फिर विश्वविद्यालय के लिए, फिर स्कूल के लिए। ये अलग अलग क्षेत्र हैं। इन सभी का प्रसारण आकाशवाणी से होता है। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पटना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो संरचना है, उस संरचना में हर तरह के तार लगे हुए हैं, ये आपको महसूस हुआ होगा। हम अपने क्षेत्र में आकाशवाणी पटना की बात लें तो आकाशवाणी पटना में ग्रामीण भाइयों के लिए चौपाल, नारी जगत महिलाओं के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, स्कूल के लिए, शतदल साहित्य कार्यक्रम के लिए, सुगम संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, लोकगीत के लिए, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग संरचना बनी हुई है। अब इन सारी चीज़ों का प्रसारण सवेरे से लेकर रात 11 बजे तक चल रहा है, तो हम संपूर्ण रूप से पूरी समाज की देखरेख भी कर रहे हैं। और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात यहाँ पर बिल्कुल लागू है। गाना भी है, नाचना भी है। नाचना में दृश्य माध्यम की बात नहीं करता, वहाँ भी नाचने की आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। वहाँ भी हम जब नाटक करते थे, तो जैसे एक मैं आपको उदाहरण दे दूँ, तो केवल माइक्रोफोन सामने होता है और मैं माइक्रोफोन के सामने हूँ, वो दूसरी कलाकार भी बगल में खड़ी है। अब मैं एक दृश्य आपको दिखला रहा हूँ, आप इसको अगर रेडियो पर सुने तो लगेगा कि कितना सजीव हुआ। आज की रात मैंने तुम्हें बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया। मेरी आती जाती सांसों में, मेरी धड़कनों में तुम ऐसे समा गई थी, जैसे महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी आगोश में हो, तुम्हारी जुल्फों की खुशबू, तुम्हारी भीनी भीनी सुगंध बदन की, सब मेरे पास है, मेरी आत्मा में चली आओ। अब ये माइक्रोफोन पर जिस समय हम लोग बोलते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, ड्रीम, सपना था। चेहरा लोग नहीं देखते थे, लेकिन आवाज़ सुन करके सिनेमा हॉल में बैठे रहे, बात कर ली, शंकर भैया की आवाज़ है। ये मामला था। कोई चैनल नहीं था, न दूरदर्शन था, न कोई था, केवल आकाशवाणी। तो ये तो एक अलग स्ट्रक्चर आपको दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा, इसी में मैं भूल न जाऊं, जैसे रूपकों का, नाटकों का, और फिर अलग अलग बताऊंगा कि अखिल भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई 6वें दशक से। वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम, नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, फिर संगीत सम्मेलनों का प्रारंभ हुआ, वो बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपके ब्रेक के पहले मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ लोहा सिंह नाटक होता था, इतना लोकप्रिय। मैं बचपन में था, बहुत छोटा था, तो उसको सुनता था। वो डायलॉग क्या था कि हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होती है, वो जैसे लोहा सिंह में खदरन बनता था, तो सुनिए उसका डायलॉग। अरे खदरन को मदर, तुम हमारा हाई कलोटी का मेमिन है कि जनाना है, हम तुमको क्या कहेगी जी, ताकि मार बढ़नी दे, बोलहू ना वेला, क्या कहेगी जी, क्या कहेगी जी। है देखिए, तुम्हारा बहन भगजुगनी आ गया। अरे भगजुगनी को देखकर हमारा मन का कली सही खिल जाता है, जैसे पान का पीक पड़ने पर कटहर का कुआ खिल जाता है, और चमरौंधा जूता पर पानी पड़ता है तो चमरौंधा जूता फूल जाता है, ऐसे ही हमारा कलेजा फूल जाता है। अब बताइए सर, कह सकते हैं कि जी सर, ये जो लाफ्टर है पागलों की तरह पूरे भारतवर्ष में लोहा सिंह की चर्चा। मैं मॉरिशस 73 में गया था, तो लोग कह रहे थे कि लोहा सिंह लेकर काहे ना आइला, ये था। तो ये आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से, और इसमें मिशन था, संदेश भी था, अलग अलग, स्वच्छता पर, गंदगी पर, बहुविवाह पर, सब पर वो अलग अलग छोटे छोटे मैसेज बनाते थे।
ये तो एक तो यही तो खासियत सर रेडियो की है कि सर वो अपनी बातों से, अपनी जानकारियों से एक पूरा विजुअल क्रिएट कर देता है लोगों के मनों हो जाता है ना, जी बिल्कुल हो गया ना। जी। और हम आगे करेंगे वेद सर से कि सर बदलते दौर के साथ दर्शक बदले, दौर बदला, वो कहते कंटेंट भी बदला, लेकिन आकाशवाणी अपने हिसाब से वो अपनी जगह पे ही रहा कि तुम पूरी तरह बदल जाओ लेकिन हम जो हैं हम वही रहेंगे। इसको किस तरीके से आप लोगों ने मेंटेन किया? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आकाशवाणी अपनी जगह पे रहा। आकाशवाणी में भी बहुत बदलाव हुए हैं समय के साथ, जैसे कि टेक्नोलॉजी बदली है। तो आप देखिए पुराने ज़माने में जो हमारा रिकॉर्डिंग का सिस्टम था या ट्रांसमिशन का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से एनालॉग सिस्टम था। बड़ा बड़ा, जैसे शंकर जी ने कहा, वो तवे टाइप के ये प्ले होते थे। आज के दिन में सारा चीज़ डिजिटल है, सब कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होती है, सारा ट्रांसमिशन डिजिटल है। दूसरी चीज़, जो दर्शकों तक पहुंचने का माध्यम था, पहले मीडियम वेव ट्रांसमीटर होते थे और शॉर्ट वेव को ट्रांसमीटर थे हमारे पास, जिनमें अक्सर आप देखेंगे कि बिजली जब चमकेगी या कोई आसपास में बिजली का उपकरण चलेगा तो खड़खड़ाहट होगी। वो धीरे धीरे बंद हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद आज के डेट में जो है हमारा एफएम प्रसारण जो शुरू हुआ, उसमें ये सब चीज़ें समस्याएं नहीं आती हैं। उसके अलावा जो युवा पीढ़ी है वो तो हर चीज़ जो है अपना मोबाइल में चाहती है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई। अभी आप ऐप के माध्यम से जो है हमारे सारे मतलब पूरे भारत में जो स्टेशन चलते हैं, लगभग सारे स्टेशन आपको ऐप पे अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तमिलनाडु का आदमी भी पटना में बैठा हुआ है और वो आकाशवाणी चेन्नई सुनना चाहता है तो वो अपने मोबाइल में बैठ के सुन सकता है। और बहुत लोग जो दूसरे प्रांतों के हमारे यहाँ रहते हैं, कईयों से जब हमारी मुलाकात होती है तो वो सुनते हैं, कहते हैं कि हम अपने यहाँ का प्रादेशिक समाचार यहाँ पे ऐप के माध्यम से सुनते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा नाम जो मैं आपको लेना चाहूँगा, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जो आपको पता है गोवा से आते हैं। तो वो वहाँ का रेडियो जो है, वहाँ जब भी उनको सुनना होता है ऐप के माध्यम से सुनते हैं। और उन्होंने एक दिन कहा भी, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात चल रही है, उन्होंने पब्लिकली कहा कि अब इसको आप लोग जो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कीजिए, क्योंकि आकाशवाणी हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ उसके पास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम लोग कवर करते हैं। और हम सिर्फ पॉपुलरिटी पे नहीं जाते। एक रागम चैनल है आकाशवाणी का, जिसपे सिर्फ शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम चलते हैं। तो बहुत, मान लीजिए ये हम कह सकते हैं कि उसको सुनने वाले लोग उतने ज़्यादा नहीं होंगे शायद, लेकिन जो हैं उनके लिए वो उपलब्ध है और वो सुनते हैं। तो आकाशवाणी जो है समय के साथ अपना कार्यक्रम और तकनीकी दोनों में ही अपडेट करता रहा है। और समय के साथ हम हमेशा जो है चलने के लिए प्रयास करते हैं। वेद प्रकाश सर, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई भाषाओं में, कई बोलियों में आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किए जाते हैं, और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रसारक संगठनों में से एक हमारे देश का आकाशवाणी भी है। लगभग 150 देशों में इसकी पहुँच भी है और लोगों के बीच भी इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक है। ऐसे में इसके क्या आधार है और किन कारणों से यह संभव हुआ है? नहीं, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि जब आप हर बोली में कार्यक्रम बनाते हैं तो ये हर आदमी चाहता है, हर आदमी को ये पसंद होता है कि उसको जो भी उसका मनोरंजन है वो उसकी अपनी जो भाषा है उसमें। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ बहुत से आदिवासी भाई हैं जिनकी बहुत छोटे छोटे ग्रुप में हैं, उनकी अपनी एक भाषा है, तो उनकी भाषा कोई बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी में नहीं है, लेकिन वो भी तो चाहते हैं कि मेरी भाषा में भी, उनका भी अपना एक कल्चर है, उनके यहाँ भी गाने वो अपने गाते हैं, अपना नाच करते हैं। तो लेकिन आकाशवाणी जो है उन पे भी कार्यक्रम बनाता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समय रहा हूँ, तो वहाँ तो एक स्टेट में भी अलग अलग ट्राइब है और उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, जो कि हम लोग कई बार बाहर वाले समझ में नहीं आता है। लेकिन हम वहाँ के जो रेडियो स्टेशन हैं वो उनके अलग अलग भाषा में उनके कार्यक्रम होते हैं, उनकी स्थानीय जो भी बोली है उसमें, मतलब जिनकी कोई लिखित लिपि भी नहीं है उसमें भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो ये जो विविधता है यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी जो है ना शक्ति भी है, और हर आदमी उसको अपना समझता है। जैसे अभी शंकर जी ने जो लोहा सिंह नाटक की चर्चा की, उस समय जो लोग गांवों से जब नौकरी करने बाहर जाते थे और वहां जब वो खड़ी बोली वाले लोगों के बीच में रहते थे, पढ़े लिखे में, तो उनकी भाषा कुछ वैसे ही होती थी जो वो खदेरन के पिताजी बोलते थे। तो वो गांव का आदमी एक महसूस करता था कि हमारे यहाँ भी जो दिल्ली या बॉम्बे से कमा के आता है वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ये हम बिल्कुल जो है ना, वो जनता का जो है उनको लगे कि हम उनके अपनी बात कहते हैं और अभी भी हम उनकी ही बात कहते हैं।
सही बात है सर कि आकाशवाणी हमारा भी यही मतलब है कि आकाशवाणी ने अपनी आइडेंटिटी वही रखी है, भले ही उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना अपनी आत्मा को नहीं छोड़ा है, अपनी आत्मा को नहीं छोड़ा है। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि ये एक आकाशवाणी ही है कि पहाड़ से लेके आप पानी तक है, और चाहे वो जवान हो हमारे वहाँ पे भी रेडियो सुन रहे हैं, और हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे रेडियो सुन रहे हैं। इसको कैसे मैनेज करना होता है? क्योंकि देखिए हम लोग के टाइम में एक होता था कि कम्युनिकेशन गैप है या फिर कुछ है तो एक आकाशवाणी ही माध्यम होता था, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है? इतने बड़े नेटवर्क को कैसे आकाशवाणी मैनेज करता है? नहीं, इसमें देखिए एक तो ये है कि हम लोग जो आकाशवाणी जो काम करते हैं आम नौकरी की तरह वो नहीं है, क्योंकि एक तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने में आपको एक गर्व की अनुभूति भी रहती है हमेशा कि हम जो कर रहे हैं वो समाज और देश के लिए कर रहे हैं। नौकरी है वो सही बात है। और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए या लेह लद्दाख चले जाइए, अंडमान चले जाइए, आपको शायद सी के अंदर भी अगर आप शिप पे जा रहे होंगे तो वहाँ आकाशवाणी का प्रसारण सुनाई दे जाएगा आपको। तो इसके लिए कभी जो हमारी जो पूरी डेडिकेटेड फोर्स है, मैंने कहा 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, और उसमें हर क्षेत्र के से आने वाले लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं, इसीलिए हम इतना विविध कार्यक्रम भी बना पाते हैं। क्योंकि अगर आपको हर भाषा में कार्यक्रम बनाना है तो उसको जानने वाला भी आपके पास होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो है काफ़ी सारे हमारे कलीग लोग हैं वहाँ। मैं भी करीब 3-4 साल मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। मैं गुवाहाटी और आइजॉल में रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे मिजो है, तो मिजो भाषा की अपनी कोई उनकी लिपि नहीं है, वो मतलब रोमन लिपि को ही यूज करते हैं, और हमें लगता है कि वो एक जैसा ही शब्द है। लेकिन वहाँ रह के मुझे पता चला कि नहीं, वो हमें लगता है वो एक जैसा बोलते हैं पर उनकी भी अलग अलग भाषा है। और वो हमें बताते थे सर नहीं वो अलग है, वो पाइथो है तो वो ये है, और उनमें सबकी अलग अलग जो आइजोल में रहता है उसको जो है आइजोल रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम बनता, जो नीचे साउथ में रहता है उसका जो है वो लुंगले रेडियो स्टेशन। मतलब हमको लगता है कि जहाँ भी आदमी रहता है वहाँ आकाशवाणी पहुँच जाता है। बिल्कुल, क्या बात है, ये तो है। और सर अगर हम क्योंकि आकाशवाणी और मनोरंजन एक दूसरे के पूरक पहले अभी भी हैं और पहले भी थे, तो हम बात करेंगे कल्पनाओं की दौर की, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा दर्शक कल्पनाओं में डूबा हुआ रहता है। तो वो अगर आप गायक हैं, आप एक्टर हैं, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करके कि कहीं कुछ ऐसा, क्योंकि आपका थोड़ा सा भाव अगर इधर उधर हुआ तो फिर दर्शक के भाव भी बदल जा रहे होते हैं। देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों मीडियम एक दृश्य एक शब्द है, एक सुना जाता है एक देखा जाता है। कहीं बात थोड़ी बिछड़ न जाए इसलिए प्रकाश जी थोड़ा मैं ट्रैक को ला रहा हूँ। हम अपने क्षेत्र की बात करें, आकाशवाणी पटना को अगर लें तो ये लगभग बहुत पुराना स्टेशन हो चुका है, और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ें आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे घराने, ऐसे ऐसे गायक यहाँ पैदा हुए हैं, जैसे आमता घराने में छूट न जाए, दुनिया वाले नई पीढ़ी बैठी हुई है, तो रामचंद्र मलिक जी को कोई नहीं भूलेगा, पंडित श्रीराम तिवारी जी को कोई नहीं भूलेगा। उसी तरह से डुमरांव का जो घराना है 500 वर्ष पुराना है, वहाँ के मलिक को कोई नहीं भूलेगा, वहाँ के गंगाधर पाठक को नहीं भूलेगा। गया में रामू जी का खानदान है, ठुमरी टप्पा का, उनके बेटे गोवर्धन को कोई नहीं भूलेगा। उसी तरह से पटना सिटी में माथुर परिवार, नाहर परिवार, ये बहुत बड़े माथुर परिवार का तो ये कंट्रीब्यूशन है कि उनके एक मुटकुन भाई थे यानी महेंद्र बहादुर माथुर, वो 1955 में दिल्ली केंद्र के संगीत निर्देशक बने थे। कमुदनी माथुर, शोभा माथुर को मैंने सुना है, ये देश भर में गाती थी, सब बिहार और पटना सिटी के। पटना सिटी में मौजूद हुसैन खान थे जो साथ फैयाज खान के शिष्य थे। इस तरह से नाहर बंधुओं का एक पूरा का पूरा, तो लगता है कि जो हमारा आकाशवाणी केंद्र है उसमें ऐसी ऐसी प्रतिभाएं पैदा हुई है जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरा भारतवर्ष सम्मानित करता है। तो ये भाग कहीं छूट न जाता। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि बिहार की मिट्टी वो मिट्टी है, और बिहार की मिट्टी को हर आदमी यहाँ पर आकर के अपने सर पर लगाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कहीं चंद्रगुप्त की आत्मा है, कहीं चाणक्य की आत्मा है, कहीं अशोक की आत्मा है, कहीं सीता की आत्मा है, कहीं महाभारत के जरासंध की आत्मा है, कहीं महावीर की आत्मा है, कहीं गौतम बुद्ध की आत्मा है। इस मिट्टी में ये बरसों से संपूर्ण आर्यावर्त की राजधानी रही, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जो संपूर्ण भारतवर्ष में आर्यावर्त की राजधानी रही हो, ये हमारा बिहार है। वेद सर, अगर बात करें रेडियो की तो पिछले कुछ सालों पहले
रेडियो का चलन काफ़ी कम हो गया था, लोग मतलब थोड़ा बहुत लोग इससे कहीं ना कहीं कट रहे थे। लेकिन फिर 2014 में मन की बात कार्यक्रम ने फिर से लोगों के दिलों में इसे ज़िंदा कर दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी रेडियो की महत्ता पर बल दे रहे हैं। ऐसे में आज के दौर में आकाशवाणी और लोगों का, खासकर युवाओं का साथ बना रहे, ऐसे में किन किन कार्यक्रमों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? इसमें देखिए, मैं जो आपने कहा ना कि थोड़ा कम हो गया का परसेप्शन इसलिए बना कि रेडियो सेट अब नहीं ज़्यादा दिखते, लेकिन रेडियो सुनने वाले कम नहीं हुए, वो सुन का तरीका बदल गया, वो मोबाइल में सुनने लगे हैं और दूसरे तरीके से सुनने लगे हैं, डीटीएच पे आने लगा है। हाँ, ये जरूर है कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू किया तो इसमें इसके पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और चूंकि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी थी कि अगर हमें हर आदमी तक पहुंचना है तो रेडियो के माध्यम से ही जाया जा सकता है, वो दूरदर्शन की भी अपनी एक लिमिटेशन हो जाती है पहुंच की, तो इसलिए उन्होंने इसको चुना। और वो जो हमारा, जो मैंने आपको कहा था, सबसे बड़ी जो ताकत है कि हम हर भाषा में, हर बोली में कार्यक्रम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है वो एक तो मेन आता है 11 बजे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके उसका हर बोली और भाषा में रेडियो स्टेशन प्रसारण करते हैं, जिससे कि कोई आदमी ऐसा न हो देश में जो मान लीजिए भाषा की बाध्यता से प्रधानमंत्री जी के संदेश को न समझ पाए। तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करके और फिर उसकी लोकल जो है, जो स्थानीय भाषा होती है, उसमें उसका प्रसारण किया जाता है। दूसरा, आपने कहा जो यूथ के साथ जुड़ने की बात है, तो वो टेक्नोलॉजी, चूंकि आजकल का यूथ जो है हर चीज़ अपने मोबाइल में चाहता है, तो हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी में वो चेंज किया कि अब वो ऐप के माध्यम से और FM ट्रांसमिशन के माध्यम से वो मोबाइल में जहाँ भी है वो हमारा कार्यक्रम सुन सकता है, और उसके लिए कोई वो बाध्यता नहीं है। दूसरा है कि जैसे आजकल युवाओं के लिए शिक्षा वाला जो कार्यक्रम होता है, उसमें समय समय पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उससे संबंधित भी हम लोग जो है कार्यक्रम करते हैं। और एक आकाशवाणी पे यहाँ पे जो करतार कोचिंग के द्वारा स्पॉन्सर कार्यक्रम चलता है, जो बहुत पॉपुलर है, वो विशेष करके ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो जॉब के लिए होती हैं उनको लेकर की है। तो मतलब युवाओं के लिए हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि उनके काम की जो है चीज़ें भी हमारे यहाँ से उनको सुनाया जाए। मैंने कि आपको एक थाल परोस के दे दिया गया है, वो आप पर डिपेंड करता है आप उठाना क्या चाहते हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के हर सभी के लिए है। और जब हम बात करते हैं आकाशवाणी की, तो हमारे दिमाग में आता है कि जब कुछ काम नहीं करेगा तो लोग रेडियो की फ्रिक्वेंसी लगाते हैं, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो विपदा हो, चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पे वो कैसे काम करता है और वहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कितना स्ट्रेस लेते हैं आप? देखिए, स्ट्रेस तो लेना पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे अपने संवाददाता हर जिले में होते हैं, तो हम जो भी खबर वहाँ से लेते हैं वो सच्ची होती है और वो उसके द्वारा पर्सनली वेरीफाई की हुई होती है। अब जैसे आपदा में मान लीजिए बाढ़ है, बिहार में हम लोग का पूरा आधा बिहार लगभग बाढ़ से प्रभावित होता है, और बाढ़ के टाइम में आप जो स्थिति होती है वहाँ टीवी देखना तो संभव नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन रेडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं, या अपना मोबाइल में भी, या बैटरी वाला रेडियो अगर आपके पास है, तो लोगों को कम से कम ये जानकारी मिलती है कि मतलब बारिश और होने होगी या पानी और बढ़ेगा या घटेगा, जो भी हम लोग को सूचना मिलती है संबंधित विभागों से, वो वहाँ लोगों का, स्थानीय लोगों तक भी पहुँचती है रेडियो के माध्यम से। या जैसे मान लीजिए कि हमारे जो बहुत मछुआरे भाई जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, और कई बार जो है मान लीजिए साइक्लोन की चेतावनी आने लगी, तो अगर वो अपने नाव पे रेडियो लेके भी गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो समुद्र किनारे रेडियो स्टेशन है उनकी पहुंच समुद्र के अंदर भी 100-200 किलोमीटर तक रहती है, तो वहाँ भी उनको खबर मिल जाती है कि कोई तूफान आने वाला है, हमें वापस हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है रेडियो एक मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग भी अपनी पूरी जो है प्राथमिकता पे रखते हैं, और उसमें, और मुझे जहाँ तक याद आया कि शंकर जी ने पटना की बाढ़ में काम किया होगा, बाढ़ में भी हमारा ट्रांसमिशन बंद नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग के ट्रांसमीटर पे भी एक इमरजेंसी स्टूडियो होता है, जहां से जरूरत पड़ने पे अगर मान लीजिए स्टूडियो हमारा बंद भी हो जाता है तो वहां से हम अपने स्टूडियो से जो है लोगों को ले जा करके और प्रसारण चालू रखते हैं। इसको मैं बता ही दूं, 1976 में मैं सेकंड ट्रांसमिशन ड्यूटी में था आकाशवाणी पटना में, स्टेशन डायरेक्टर राधा बाबू थे। धीरे धीरे पानी का प्रवेश शुरू हो गया, गंदा पानी, अचानक भुट्टी पर, तो तुरंत ही इंजीनियरिंग सेक्शन को तैयार किया गया और ट्रांसमीटर जहाँ से सर कर रहे हैं वहाँ पर मुझे ग्रामोफोन रिकॉर्ड वगैरह वगैरह लेकर के भेज दिया गया, और कुछ घंटे के बाद
15 से 16 फीट पानी यहाँ है और 1 माह तक लगातार जेटली के ट्रांसमीटर पर मैंने काम किया है। 3 ट्रांसमिशन। पीसी चटर्जी महानिदेशक ने पत्र लिखा कि विदाउट यू इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रॉडकास्ट शंकर, आई सैल्यूट यू। 1 माह भूखे प्यासे जो खिचड़ी मिली वहां खाकर, ये आपदा प्रबंधन का जीता जागता उदाहरण डॉक्टर शंकर है। क्या बात। आग लगी तो 15 दिन फिर आग भी लगी स्टूडियो में, 15 दिन फिर मैं जेटली जाकर रहा। वहाँ पर इमरजेंसी एक हमारा कक्ष है, स्टूडियो है, एक टर्न टेबल था और एक टेप रिकॉर्डर था। उसी से मैंने 3 ट्रांसमिशन किया चौपाल से अकेली अपनी आवाज़ में। इसी साथ इसी सहयोग की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत देश को जाना जाता है। और कभी लगता भी है ऐसा कि रेडियो आकाशवाणी एक सेना जैसा काम कर रही है, एक सेना जो सेवा दे रही है, एक जागरूक होके, वैसा ही आकाशवाणी के जितने भी लोग हैं वो जागरूक हैं, चाहे वो आपदा हो चाहे विपदा हो, उसमें उनको तैयार रहना है। तो ये बहुत ही बेहतर है और हम जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको अब ये जानकारी हो रही होगी कि कितनी भी विपदा क्यों ना आए, एक बार अरे रेडियो लाओ, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी लगा के देखते हैं, आकाशवाणी जरूर आता होगा। तो उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, क्यों शक्ति? उस समय पटना के लोगों का जीवन जो था, संपूर्ण पटना की बात में था, पूरा संसार देख रहा था। 15-15 फीट पानी में एक तल्ला डूबा हुआ, केवल आकाशवाणी का ट्रांजिस्टर सहारा था कि क्या हो रहा है, और मेरी आवाज़ थी। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए तो इससे बड़ा माध्यम इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, जहाँ विजुअल नहीं है, जहाँ केवल एक छोटा सा ट्रांजिस्टर वो जीवन का काम निभा लेता है। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। वेद सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि सन 1927 से अनवरत आकाशवाणी जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने की सेवा में लगा हुआ है, या और भी प्रगति करे, बदलते समय के साथ कई चीज़ें भी बदली हैं, कई नई चीज़ों को शामिल भी किया गया है, या और भी प्रगति करे और भी लोगों को सूचित करे, शिक्षित करे, ऐसे में किन किन नए नए प्रावधानों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है? देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ हमने भी अपना ट्रांसमिशन धीरे धीरे जो है मीडियम शॉर्टवेव को कम करते हुए FM ट्रांसमिशन बढ़ाए। पिछले 5 वर्षों का मैं बिहार का सिर्फ आपको डाटा बताऊं, बिहार में 2018 तक सिर्फ 4 हाई पावर ट्रांसमीटर FM के थे, जो आज के दिन में 8 काम कर रहे हैं, और लो पावर ट्रांसमीटर करीब 7 थे, जो आज की डेट में 16 चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में 5 और भी लगने की प्रक्रिया में है। और आपको जैसे दर्शकों को भी पता होगा, 28 अप्रैल को पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 91 FM ट्रांसमीटर्स का एक साथ लोकार्पण किया था। उस 91 में से 9 ट्रांसमीटर बिहार में है। तो आकाशवाणी जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो है FM का प्रसारण भी जो है हर नागरिक तक पहुंचे। दूसरा, एक हमारा कानपुर IIT के साथ MOU साइन हुआ है, जिसमें हम डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल पे कैसे रिसीव हो कार्यक्रम, उस पे अभी काम चल रहा है, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे काम होगा। तो 5G टेक्नोलॉजी जब भी पूरी तरह से यहाँ पे चालू हो जाएगी, तो शायद ये टेक्नोलॉजी आपके पास होगी कि आप सैटेलाइट से जो अभी आपको रिसीव करने के लिए सेट टॉप बॉक्स और बहुत चीज़ें चाहिए होती है, वो जरूरत नहीं होगी, आप सीधे अपने मोबाइल में उसको रिसीव कर पाएंगे। तो नई तकनीक का जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ जो है उसका प्रयोग करें और लोगों तक पहुँचाएँ उसको। बिल्कुल। और इसी में एक बात, सर की बात को मैं सप्लीमेंट कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे चैनल से प्राइवेट दुनिया भर की बातें, उनका एक ही रिजर्वेशन है कि बॉम्बे में भी वही, कलकत्ता में भी वही, अमेरिका में भी वही। केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये दोनों केंद्र ऐसे हैं जहाँ जिस क्षेत्र में अगर आप देखना चाहें, उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र के रस्म व रिवाज, उस धार्मिक अनुष्ठान सब आपको दिखलाई पड़ेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आकाशवाणी दूरदर्शन का, वो विश्व में सबसे बड़ा है, मैं आपको बता दूं इतना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने चुनाव किया दूरदर्शन के लिए और आकाशवाणी के लिए। आकाशवाणी के लिए इसलिए कि प्रत्येक घर में समंदर से लेकर हिमाचल तक, कन्याकुमारी से लेकर गुजरात के कक्ष तक, हर जगह उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूं, नहीं भूल जाऊंगा, जो अकाउंटेबिलिटी, जो विश्वसनीयता जिसके कहते हैं, जिस पर इंसान जिंदा रहता है, वो केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ और किसी के साथ नहीं है। यानी आकाशवाणी की जो खबरें हैं वो बताती हैं कि यही हुआ है,
जबकि दूसरी जगह कहानियां हैं, मनोरंजन है। यहाँ केवल खबर है, और वो खबर है जिससे देश का हित हो, भलाई हो। वो जूसी न्यूज़ कहीं कुछ नहीं है। ये हमारी विश्वसनीयता है, ये मेरा भरोसापन है। इसीलिए बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए के नारे को आकाशवाणी 96 वर्षों तक अपने साथ लेकर चल रही है, और आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। जो विश्वविद्यालय प्रसारण है, जो नई पीढ़ी है, वो भी जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, गांव देहात तो ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो कोई भी कार्यक्रम छोड़ता नहीं। खाट पर, मचान पर, बैलगाड़ी पर, हर जगह ट्रांजिस्टर लेकर आपको सुनते रहता है और मुस्कुराते रहता है और गाते रहता है, गीत गाता चल। एक भाव जुड़ गया है आकाशवाणी के साथ, दूरदर्शन के साथ, जो आत्मीयता, एक जैसे आत्मीयता, जैसे ये मेरा है, अपना जैसा लगता है कि जो उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, वही सही है। ये विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा, और लेकिन सही वक्त लगा। क्यों शक्ति? जी बिल्कुल। अब कुछ और अनुभव सर हम लोग सुनना चाहेंगे कि आकाशवाणी बतौर आपने काम किया सर, टेक्निकल पूरा सर देखते होंगे, तो इसमें कितना संघर्ष रहता है, क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन क्या आकाशवाणी को भी कंपटीशन करना पड़ता है, या फिर दूरदर्शन को ऐसा है कि बदलते दौर के साथ हम भी कंपटीशन में आए, तो ऐसा कुछ नहीं है? बराबर वो प्रतियोगिता तो है ही है, ऐसा नहीं समझिए। वेद प्रकाश जी ने जितनी सारी बातें की हैं, उसी प्रतियोगिता की बातें कही हैं। जो टेक्निकल डिवाइसेस हैं, जो अपडेट होने की बातें हैं, जो सभी चैनल कर रहे हैं, वो हम, लेकिन वो हमारे रस्मों रिवाज का कदर वो नहीं करेंगे जो हम करते हैं। हम हर की भावना का ख्याल रखते हैं, वो नहीं करते हैं जो हम करते हैं। यहाँ पर बात समझिए, मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है कि जो भरोसा है, जो हमारी संस्कृति है, वो डिस्टोर्टेड ना हो, वो विकृत ना हो, अपसंस्कृति ना हो। इसकी रक्षा आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से संपूर्ण रूप से तय है, उसमें कोई कमी नहीं है। और बढ़ते हुए चरण बराबर आपने बता दिया कि अभी मैं पटना सुन नहीं पाता था, प्राइमरी चैनल, अचानक वो एफएम घुमाते घुमाते अचानक चौपाल आने लगा, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 6 बरस से मैंने सुना ही नहीं, अब मैं रोज वही सुन रहा हूँ। तो पता चला कि एफएम में भी वो प्राइमरी चैनल जुड़ गया है। ये कितनी खुशी की बात है। संपूर्ण बिहार सुन रहा है, देहात सुन रहा है, लेकिन अब शहरी लोग भी आकाशवाणी पटना प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम को एफएम के द्वारा सुन रहे हैं। ये है बढ़ता हुआ चरण आकाशवाणी का, ये है उसकी प्रगतिशीलता, ये है उसका मापदंड। ये तो है, क्या बात है। वेद सर, जैसा कि आपने देश के कई राज्यों के आकाशवाणी केंद्र में अपना योगदान दिया है, ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने कार्यकाल के दौरान या आकाशवाणी को आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मुकाम तो हम वही चाहते हैं कि हर एक आदमी की जो भी इच्छा है सूचना मनोरंजन से उसमें वो हम पूरी कर सके। और वो एक गरीब से गरीब आदमी जिसके पास संसाधनों की कमी है उसकी भी सेवा हो, और जो अमीर से अमीर आदमी है उसकी भी सेवा हो। रेडियो एक सबसे सस्ता माध्यम है कम्युनिकेशन का, और इसी वजह से हम लोग का प्रयास ये रहता है कि उस तरह के कार्यक्रम जिसके पास संसाधनों की कमी है उसके पास भी सरकार से जो भी उसके लिए कार्यक्रम बने हैं वो उनकी जानकारी पहुँचे, जो देश दुनिया में हो रहा वो भी उसको पता चले, उसमें उसके लिए संसाधन बाधा नहीं बने। और हमारा जो आकाशवाणी का एक मैंडेट है, 3-4 बेसिक गाइडलाइंस पे हम लोग काम करते हैं। एक तो देखिए, सबसे पहला होता है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है, जिसमें हम वो डिफरेंट बोलियां और सब में कार्यक्रम करते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, चाहे महिला वर्ग हो या और भी जो समाज में पीछे रह गए हैं, उन तक भी सारी सूचनाएं पहुंचे, वो संसाधनों के अभाव में डिप्राइव ना हो, ये भी हमारा पूरा प्रयास रहता है। और उसी के तहत हम लोग, जैसे कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई, मान लीजिए रेडियो सेट पुराने वाले अब नहीं मिलते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी पे उसको लेकर के आना है और लोगों तक पहुंचना है। और बिहार में अभी 5 FM सेंटर और हम लोग लगाने वाले हैं, जिसके लिए काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा कि पूरी तरह से, मतलब 100% जो है FM से कवर हो सारी पॉपुलेशन। जी, शंकर सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके मुताबिक आज के समय में आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि आकाशवाणी की उसकी विश्वसनीयता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है संस्कृति की रक्षा है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कौमी यकजहती, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की है। इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है कि देश टूटे नहीं। ये देखिए, यहाँ पर जो तार लगे हैं ना, आपने सुना होगा
एक बहुत बड़े पीर यहाँ पर पैदा हुए। उन्होंने पहली पंक्ति फारसी में लिखी, दूसरी पंक्ति ब्रजभाषा में लिखी। क्या कहा? जे हाले मिस्की मकुन तगाफुल, ये फारसी है। जे हाले मिस्की मकुन तगाफुल, दराए नैना बनाए बतिया। हजरत बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है आपने साझा की। अब चलते चलते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, ये बातें ऐसी है, ये भावनाएं ऐसी हैं कि इस पे अगर हम लोग घंटों बात करते रह जाएं तो कम ही होगी। वेद प्रकाश से चलते चलते हम एक सवाल करना चाहेंगे कि युवाओं को रेडियो के प्रति जो वो जागरूक हो, उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आकाशवाणी से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें जानकारियाँ भी हैं, मनोरंजन भी है और एक भावना भी है। तो जाते नहीं, मनोरंजन और जानकारी के अलावा जो है इसमें रोजगार भी है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हर जिले में संवाददाता हमारे होते हैं, हमारे यहाँ समाचार वाचक होते हैं, कार्यक्रम और उसके लिए समय समय पर जो है हम लोग इंगेज करते हैं और सूचना देते हैं उसे। तो अगर वो जुड़े रहेंगे तो उन्हें और जगह रोजगार की सूचना तो मिलेगी ही, आकाशवाणी दूरदर्शन में क्या उनके लिए स्कोप है उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहेगी और उसमें उनके कैरियर के संबंध में और भी जानकारियाँ हम लोग देते हैं। तो इसीलिए अगर वो सूचना का एक बहुत ही सस्ता और सुलभ माध्यम उनके पास ये उपलब्ध है। क्या बात है। जैसा कि वेद सर आप यहाँ पर आए, शंकर सर आप यहाँ पर आए और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को और भी विशेष बनाए अपनी जानकारियों से, अपने अनुभव से, उसके लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप दोनों का हृदय से अभिनंदन और श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय से अभिनंदन। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान जिनके ज़रिए हमने जाना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाले आकाशवाणी ने न सिर्फ हमें सूचित किया है, शिक्षित किया है, मनोरंजन किया है, बल्कि हर वक्त हर पल हमारा साथ दिया है। तो हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक दीदी विहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।